हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोइकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है डिमांड फंक्शन, जिसके अंदर हम मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिमांड फंक्शन कहते कैसे हैं। उसके बाद डिमांड फंक्शन के दो टाइप होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, जिसमें से हम मार्केट डिमांड फंक्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि डिमांड फंक्शन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि डिमांड फंक्शन को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के नाम से भी जानते हैं। इसका मीनिंग है डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इट। इसका मतलब यह है कि डिमांड फंक्शन बेसिकली रिलेशनशिप बताता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड पर इफेक्ट आता है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड आपकी इंक्रीज़ होती है, डिमांड आपकी डिक्रीज़ होती है। उसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। नाउ डिमांड फंक्शन को टोटल दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शन। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करें तो ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। इन सभी फैक्टर्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करें तो ये सभी फैक्टर्स आपके मार्केट डिमांड फंक्शन के हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के सभी फैक्टर्स तो कॉमन है। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं मार्केट डिमांड फंक्शन में। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में आज हम मार्केट डिमांड फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड फंक्शन की इक्वेशन है क्या। इस इक्वेशन को पढ़ने का तरीका ये है कि मार्केट डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, नंबर ऑफ बायर्स मींस पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड फंक्शन पर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम एक बार मार्केट डिमांड फंक्शन का मीनिंग देख लेते हैं, देन इन सभी फैक्टर्स की फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट डिमांड फंक्शन का मीनिंग है मार्केट डिमांड फंक्शंस रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डिमांड फंक्शन बेसिकली रिलेशनशिप है जो आपको बताता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे मार्केट डिमांड पर इफेक्ट आता है। यानी मार्केट डिमांड पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर, जैसे मार्केट डिमांड आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हो, इस रिलेशन को हम कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो ये आपका मीनिंग हो गया। नाउ इस इक्वेशन की जो फुल फॉर्म है कुछ इस तरह है। इक्वेशन के अंदर dx का मतलब है डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, px का मतलब है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी ऑफ x, pr का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y का मतलब है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, t का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, e का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इसी तरह n का मतलब है पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स, एंड yd का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये आपके फुल फॉर्म है इस इक्वेशन का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 5 फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में कवर कर लिए थे। ये पांचों फैक्टर आपके मार्केट डिमांड फंक्शन में कॉमन है। इसके अलावा मार्केट डिमांड फंक्शन में दो और फैक्टर्स हैं। एक है n, जिसका मतलब है पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स, और दूसरा है yd, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इसके अंदर हम जो एक्स्ट्रा दो फैक्टर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी के जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अंदर पहले से ही हैं, वो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको वापस से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनके बारे में सीखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट डिमांड फंक्शन के अंदर जो एक्स्ट्रा फैक्टर है जिससे मार्केट डिमांड पर इफेक्ट आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट है पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स, जिसे हम इक्वेशन के अंदर n से डिनोट करते हैं। ये आपकी पूरी थ्योरी है, एक एक करके हम सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन पॉपुलेशन। काफ़ी सिंपल मतलब है इसका कि अगर आपकी पॉपुलेशन की साइज़ बढ़ती है, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उससे डेफिनेटली आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, और अगर आपकी पॉपुलेशन का साइज़ कम होता है तो उससे आपकी डिमांड भी डिक्रीज़ होगी। आगे लिखा है दिस इज़ बिकॉज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज। काफ़ी सिंपल मतलब है इसका भी। हम जानते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन के बढ़ने या कम होने से आपके मार्केट के अंदर बायर्स भी कम और ज़्यादा होंगे।
और अगर आपके मार्केट में बायर्स कम और ज़्यादा होंगे तो उससे डेफिनेटली आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हम ईजिली कह सकते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है, यानी आपके नंबर ऑफ़ बायर्स ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर आपके नंबर ऑफ़ बायर्स कम है, पॉपुलेशन कम है, तो डिमांड भी कम होगी। इसके अलावा पॉपुलेशन साइज़ के अंदर एक और पॉइंट है जो आपका थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट डिमांड। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें किस टाइप के लोग बढ़ रहे हैं। यानी अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो उससे आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। अगर मेल ज़्यादा हैं तो मेल से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। अगर फीमेल ज़्यादा हैं तो फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से भी डिमांड बढ़ती है। जैसे के लिए आगे आप पढ़ सकते हैं, आगे लिखा है कि इफ़ देर इज़ मोर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन, डिमांड फॉर टॉयज़, टॉफ़ीज़, बिस्किट्स, बेबी फूड एक्सेट्रा विल बी मोर। यानी पॉपुलेशन अगर आपकी बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन बढ़ने के अंदर अगर आपके चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। इसी को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरह आगे लिखा है कि इफ़ देर इज़ मोर परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पीपल इन द पॉपुलेशन, देन डिमांड फॉर स्टेक्स, स्पेक्टिकल्स, आर्टिफिशियल टीथ, हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा विल बी मोर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है और पॉपुलेशन के अंदर अगर आपके ओल्ड एज जो पीपल है वो ज़्यादा है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो ऐसा होने से ओल्ड एज पीपल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगे उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। इसी को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपके दो पॉइंट हो गए कि मार्केट डिमांड आपके पॉपुलेशन के साइज से भी अफेक्ट करती है और साथ ही कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से भी डिमांड पर इफेक्ट आता है। और ओवरऑल आपको यही याद रखना है कि डिमांड और पॉपुलेशन साइज़ का जो रिलेशन है वो आपका पॉजिटिव है, डायरेक्ट है। यानी अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर आपकी पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड द डिमांड ऑफ द गुड्स। इस तरह आपका मार्केट डिमांड का फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका जो मार्केट डिमांड पे इफेक्ट डालता है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसे हम इक्वेशन के अंदर YD से डिनोट करते हैं। इसमें लिखा है इफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द नेशन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कॉजेस अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। काफ़ी सिंपल मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर इनकम और वेल्थ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी सभी लोग जो भी आपकी इकनॉमी के अंदर हैं वो सेम लेवल ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली गुड्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। पर अगर आपकी इकनॉमी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, यानी सब लोग सेम इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर बिल्कुल ट्रू भी है, जो इनकम अंबानी अर्न कर रहा है वो डेफिनेटली देश के काफ़ी सारे करोड़ों लोग अर्न नहीं कर रहे हैं, तो हमारी इकनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल है। इसी वजह से हमारी जो डिमांड होती है वो कम होती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अगर आपकी इकनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो तो उससे डिमांड आपकी बढ़ेगी, पर अगर आपकी इकनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है तो उससे आपकी डिमांड कम होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड डिमांड का जो रिलेशन है वो भी डायरेक्ट है। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल है तो डिमांड कम होगी। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द डिमांड। इसी तरह एक और फैक्टर है जिससे भी आपकी मार्केट डिमांड पर इफेक्ट आता है। ये आपका थर्ड फैक्टर है जो मैंने इक्वेशन के अंदर नहीं बताया, तो इसलिए मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस फैक्टर का नाम है गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसे हम इक्वेशन के अंदर G से डिनोट कर सकते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी से भी डिमांड पर किस तरह इफेक्ट आता है, किस तरह मार्केट डिमांड गवर्नमेंट पॉलिसी से अफेक्ट होती है। तो इसमें लिखा है कि इफ द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन एनी कमोडिटी द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट जो है किसी प्रोडक्ट पर टैक्सेस इंक्रीज करती है तो टैक्सेस के इंक्रीज करने से प्राइस भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो उससे डिमांड कम होगी। और इसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट रिबेट और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है तो ऐसा करने से प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस होगी, अगर प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस होगी तो डिमांड आपकी बढ़ेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी का जो डिमांड के साथ रिलेशन है वो आपका नेगेटिव है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज़ करती है तो डिमांड आपकी कम हो रही है, और अगर गवर्नमेंट उसके अपोजिट रिबेट या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है तो उससे आपकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी का जो रिलेशन है डिमांड के साथ वो इनडायरेक्ट है, नेगेटिव है। तो इस तरह आपके ये तीन फैक्टर हैं जो मार्केट डिमांड में एक्स्ट्रा थे,
जिसमें हमने देखा कि किस तरह मार्केट डिमांड पर ये तीनों फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। इस तरह आपका मार्केट डिमांड फंक्शन भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह हमने डिमांड फंक्शन के दोनों टाइप को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के सभी फैक्टर्स के बारे में सीखा, डिटेल में समझा, और उसके बाद इस वीडियो के अंदर हमने मार्केट डिमांड फंक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको डिमांड फंक्शन को पूरी तरह कंप्लीट करना है तो आप पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड को देख सकते हैं और इजीली डिमांड फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह इस वीडियो के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।